की आबादी चीन से आगे निकलने वाली है। अभी निकली नहीं है, जैसा कि कई समाचार संस्थानों ने रिपोर्ट कर दिया है। लेकिन यह भी कम राहत की बात नहीं है कि निकलने वाली है। राहत किसके लिए, इसका जवाब हम आगे के वीडियो में बता रहे हैं। हिंदुस्तान अखबार की पहली हेडलाइन साफ साफ कहती है कि सबसे आगे हिंदुस्तानी। हेडलाइन ऐसे चमका दी गई है जैसे आबादी के हेडक्वार्टर में भारत का प्रमोशन होने वाला है। इस अखबार के अनुसार भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। लेकिन इस खबर को ध्यान से देखा गया तो पता चल जाता है कि अभी वो घड़ी आई नहीं है, मगर बहुत करीब नजर आ रही है। कई अखबारों ने सही रिपोर्ट किया है कि इस साल के मध्य में भारत की आबादी चीन से अधिक हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में तारीख नहीं दी गई है। आरिश छाबड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया है कि अभी मंजिल दूर है, शायद इस साल के मध्य तक। इस साल अगर भारत आबादी के मामले में चीन से आगे निकल गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का प्रसारण करेंगे या राष्ट्र के नाम संबोधन। सही जवाब देने वाले को अदानी मामले में एक सुपर सवाल दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री अदानी मामले से लेकर सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू से उभरे मामले में जवाब क्यों नहीं देते हैं। आबादी का मामला भारत में बहुत पेचीदा हो चुका है। आए दिन बहुसंख्यक समाज को डराया जाता है कि जल्द ही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बनने वाले हैं। इस तर्क को मानने वाले बहुत से लोग हैं इस देश में। किसी भी दिन मॉर्निंग वॉक पर ये टॉपिक छेड़ दीजिए, कितने लोग हाँ में हाँ मिलाने आ जाएंगे, हाँ अल्पसंख्यक अब बहुसंख्यक बनने वाले हैं। तो जब भारत आबादी के मामले में चीन से आगे निकलेगा तो जश्न कैसे मनाएंगे, प्लान कीजिए। नगर नगर एंड डगर डगर जलसे होंगे, जलेबियाँ बटेंगी या प्रधानमंत्री मन की बात का सीधा प्रसारण करेंगे। वक्त आ गया है कि हम सभी उन हिंदू नेताओं और संतों को याद करें जिन्होंने समय समय पर 10 बच्चे पैदा करने की अपील की है। हमें नहीं मालूम कि आपने उस अपील पर कितना यकीन किया, कितना पालन किया है। पर्सनल क्वेश्चन मैं कभी नहीं पूछता, लेकिन क्या इन संतों ने भारत की आबादी को गर्व करने लायक पहुंचा दिया है? क्या इसमें इनकी भी भूमिका है? तो आज हम इन्हें क्रेडिट देने वाले हैं। अगर सोचिए कि इनकी अपील का आप पर असर हो गया तो यह भी तो हो सकता है कि आज भारत नंबर 1 बना है, लेकिन आबादी के मामले में चीन से 5 गुना ज़्यादा भी तो हो सकता है। अभी संभावनाएं अपनी अंतिम मंजिल पर नहीं पहुंची हैं। सबसे पहले यति नरसिंहानंद की तारीफ कीजिए, जिन्होंने समय रहते अपील की थी कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। इनकी दलील थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि सनातन धर्म की रक्षा की जा सके। एक खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री मिलिंद परांडे ने कहा है कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। 2015 में भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने 4 बच्चे पैदा करने के लिए कहा है, मगर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कह दिया कि 4 नहीं 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। हिंदू और मुसलमान की आबादी में किसकी कितनी बढ़ी है, किसकी कहां पर ठहर गई है, इस पर बात नहीं करेंगे, कोई फायदा भी नहीं है। क्योंकि आप कल भी बात करेंगे तो लोग वही मानेंगे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए इनके दिमाग में ठेल दिया गया है। आज हम केवल उनकी बात करेंगे जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर हिंदू से 2 से लेकर 10 बच्चे पैदा करने की अपील की है, 2 से ज्यादा। काश हम जान पाते किसी भी तरीके से कि भारत की मौजूदा आबादी बढ़ने में इन संतों की इन अपीलों का कितना असर हुआ है। हमारी लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत लंबी है। साध्वी रितंबरा को याद करना समीचीन होगा क्योंकि भारत चीन से आगे निकला है। अप्रैल 2022 का उनका बयान है कि हर हिंदू को 2 बच्चों की सोच से बाहर आ जाना चाहिए। हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, इनमें से 2 बच्चे परिवार के लिए हों और बाकी 2 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को सौंप दें ताकि वे राष्ट्र यज्ञ में योगदान दे सकें। उम्मीद है आपने सारी बात ध्यान से सुन ली होगी और अपनी डायरी में नोट कर लिया होगा। साध्वी रितंबरा आरएसएस को देने के लिए 2 बच्चे एक्स्ट्रा पैदा करने की अपील कर रही हैं। तो हाल ही में लॉन्च हुए बाबा बागेश्वर का कहना है 4 बच्चे पैदा कीजिए, 2 अपने पास रखिए, 2 राष्ट्र के नाम कर दीजिए। तो आपने देखा कि कोई राष्ट्र के लिए 4 बच्चे पैदा करवा रहा है
तो कोई आरएसएस के लिए 2 एक्स्ट्रा पैदा करवा दे रहा है। मतलब साफ है, 4 बच्चा पैदा करने में इनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। इनका मकसद राष्ट्र है और आरएसएस के लेवल का है। नवंबर 2015 की इस खबर को पढ़कर आपका सीना चौड़ा हो सकता है। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष आचार्य विजयपाल ने कहा है कि हिंदू समाज और वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू समाज के लोगों को चाहिए कि वे 1 या 2 बच्चे पैदा करने की प्रथा को छोड़कर कम से कम 5 बच्चे पैदा करें। साथ ही हिंदू अपने इन बच्चों में से एक बच्चा, ध्यान से सुने और नोट करें, देश को समर्पित करते हुए गुरुकुल को सौंपने का काम करे ताकि एक समृद्ध भारत व समाज की संरचना की जा सके। सबसे पहले ये तय होना चाहिए कि थोक में बच्चा पैदा करने के बाद किस किस को कितना बच्चा देना है। पुलिस है, सेना है, तमाम तरह के अर्धसैनिक बल हैं, इन सब के होते हुए भी ये लोग वैदिक संस्कृति तो कभी सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। राष्ट्र की बात ऐसे करेंगे जैसे सेना में बहाली निकल गई है और बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तो डिसाइड करो किसे कितना बच्चा देना है। गुरुकुल भेजना है, आरएसएस को देना है, वीएचपी को देना है या राष्ट्र को देना है। एक तो बच्चा पैदा करते रहो, दूसरा इसमें दिमाग भी लगाते रहो कि इस बार किसको देना है, उस बार वाला किसको दे दिया, ये भी याद रखना है। इन बाबाओं को साफ करना चाहिए कि राष्ट्र और धर्म को अतिरिक्त बच्चे की जरूरत कब है, होली कब है, क्या आज ही है या 10 साल बाद है। अगर आज जरूरत है तो फिर 4 बच्चों के पैदा होने और बड़ा करने का इंतजार हम क्यों कर रहे हैं। जो इस समय पैदा हो चुके हैं उन्हें ही स्कूलों और कोचिंग संस्थानों से निकालकर राष्ट्र को देने का वक्त आ चुका है। मुझे तो शक होता है कि इन बाबाओं की अपील पर हाउसिंग सोसाइटी के अंकल और आंटी ने अपने बच्चों को गुरुकुल क्यों नहीं भेजा, उन्हें पढ़ने के लिए विदेश क्यों भेजा। मुझे उम्मीद है कि हर हाउसिंग सोसाइटी में बच्चा दान करने का अभियान गेट से ही शुरू होने वाला है। आबादी की राजनीति के आधार पर सबसे अधिक जहर फैला है तो ऐसी जगहों से फैला है, तो सबसे पहले यही लोग बच्चा दान करने के लिए आगे आएं। मुझे पूरा यकीन है कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में इसका विरोध नहीं होगा। ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। अभी तक जितने भी बयान मैंने देखे हैं उनमें से किसी संत ने नहीं कहा है कि जो भी 4 बच्चे पैदा करेगा उसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20 किलो अनाज और फ्री मिलेगा, उज्ज्वला योजना के तहत 4 सिलेंडर फ्री मिलेगा। तो रिटायर्ड अंकिलों, आओ कूद पड़ो भांति भांति की रक्षा का टारगेट लेकर इस हवन कुंड में और अपने बच्चों को दान कर दो। राष्ट्र यज्ञ का शौक पूरा हो जाएगा। किसे दान करना है के अलावा यह भी तय करना है कितने बच्चे पैदा करने हैं। कोई संत 3 बताते हैं, कोई 4, कोई 5, टॉप लेवल के संत 10 बच्चे पैदा करने की राय देते हैं। वैसे कई बयानों में हमने 4 का ही टारगेट कॉमन देखा है, उभयनिष्ठ। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में एक मंत्री हुए, इस बार नहीं हुए। उस बार उन्होंने कहा कि हिंदुओं को हम 2 हमारे 1 की नीति छोड़कर हम 2 हमारे 5 की नीति अपनानी चाहिए। बट इसमें एक लेकिन भी है, जैसा कि छपा है। मंत्री जी ने यह भी कह दिया, इन्वर्टेड कॉमा में विशेष समुदाय को 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जनसंख्या पर कानून बहुत ज़रूरी हो गया है। बताइए, है ना कमाल का बयान। विवेक के नष्ट होने पर ऐसे ही फूल चारों तरफ खिलते हैं। 10 दिसंबर 2019 की यह खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के श्रम कल्याण मंत्री सुनील भराला ने कहा कि हिंदू कम से कम 3 बच्चा पैदा करें। उन्होंने हम 5 का भी नारा दिया। मंत्री ने पत्रकारों से कहा, व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि हम 5 का विचार अपनाना चाहिए। हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए और उनमें से एक लड़की हो, वरना दादी चाची जैसे रिश्तों का क्या होगा। ऐसे ब्रिलियंट विचारों से भारत की भूमि लहलहा रही है। ये पहली मांग है जो कायदे से काफी अलग लगती है, इनोवेटिव है। इस मांग में सनातन धर्म, राष्ट्र की रक्षा के अलावा दादी चाची के रिश्तों को बचाने की कल्पना है। इस मांग को किसी अखबार की तरफ से इन्हें मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को इनोवेटिव पॉपुलेशन मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा सकता है। इस अवसर पर हम उन महापुरुषों और महास्त्रियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की है।
उन्हें भी याद करेंगे जो कई भाषणों में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जैसे ही रोजगार का सवाल आता है जनसंख्या विस्फोट पर भाषण देने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2019 को वे जनसंख्या विस्फोट पर भाषण देने लग गए। इस भाषण में उन्होंने कानून से आबादी रोकने की बात नहीं की, नोट कीजिएगा, बल्कि कहा कि उन लोगों से सीखिए जिनके परिवार छोटे हैं, जो ज्यादा सुख समृद्धि से रहते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी समाज के लोग इनके जीवन को बारीकी से देखें कि उन्होंने अपने परिवार में जनसंख्या वृद्धि से अपने आप को बचा करके परिवार की कितनी सेवा की। देखते ही देखते एक दो पीढ़ी में ही परिवार कैसे आगे बढ़ चल गया है, बच्चों ने कैसे शिक्षा पाई है, वो परिवार बीमारी से कैसे मुक्त है, वो परिवार अपने प्राथमिक आवश्यकताओं को कैसे बढ़िया ढंग से पूरा करता है। प्रधानमंत्री कहते हैं परिवार छोटा हो, उन्हें समर्थन करने वाले संत श्रेणी के लोग कहते हैं बच्चा पैदा करो, 5 तो करो ही। अब आइए थोड़ा ब्रेक लें और हिटलर को याद करते हैं। हिटलर भी यही बात करता था। हम यह अंश एनसीईआरटी की कक्षा 9 की किताब से निकाल कर पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान की किताब है और चैप्टर नंबर 3 है। आप ध्यान से सुनिएगा। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थीं, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतज़ाम किया जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिक पोतकर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। घबराना नहीं है। राष्ट्र और धर्म के लिए बच्चा पैदा कर दान करने की इस महायोजना पर हमारे इस वीडियो को अपनी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में ठेल देना है, ताकि उन्हें पता चले कि बच्चा पैदा करने की राजनीति का मूल किधर है। वैसे भी मैंने हिटलर वाली जानकारी साइड के लिए दी है। मेन तो वही है कि हमारे साधु संतों ने हर हिंदू को 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। उन्हें आज इस अवसर पर याद कीजिए, करना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि हम संतों के बयानों पर व्यंग्य कर रहे हैं, लेकिन यह बात सच है कि आज आबादी का बड़ा हिस्सा इन संतों की आबादी की इस थ्योरी पर यकीन करता है। आप ये न समझें कि व्हाट्सएप अंकिलों और अंकल खाली बैठे कुछ भी बोलते रहते हैं। उनके पास भी सीरियस कंटेंट होता है। इन्हें बस इतना बताना होता है कि अल्पसंख्यक की आबादी बढ़ने वाली है। मुझे लगता है कि ये 5 नहीं 25 पैदा कर सकते हैं। कंपटीशन में सामने अल्पसंख्यक होना चाहिए। इनमें से कई लोग इस चिंता में खुद को चूना लगाते रहते हैं कि अल्पसंख्यक की आबादी कम बताई जा रही है, जितनी है उससे ज़्यादा है। ऐसे बहुत से लोग गेट पे मिल जाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर। लाइव मिनट में नीतू चंद्रा शर्मा की यह रिपोर्ट है, जिसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। 2 जनवरी 2018 की इस रिपोर्ट में 2016-17 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परिवार नियोजन के लिए जो बजट तय किया था, उसका 40% हिस्सा खर्च ही नहीं कर पाया। इस बजट का सबसे कम इस्तेमाल यूपी में हुआ, 38% ही हुआ। उसके बाद बिहार में 48% ही हुआ। परिवार नियोजन का ऐसा भी कोई विशाल बजट नहीं है कि यह महकमा किसी भी समुदाय की आबादी रोक दे। डरिए मत। 2016 में मोदी सरकार ने मिशन परिवार विकास लॉन्च किया था। इसके तहत देश के 146 जिलों में परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता का प्रसार करना था।
जहां प्रजनन दर अधिक है। इस योजना का क्या हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये मामला इतना सिंपल नहीं है। कई देशों में ही बढ़ी है, वहां सरकारों के पास टैक्स संग्रह कम हो गया है। वो चाहते हैं कि आबादी बढ़ जाए। वो अपनी इमिग्रेशन नीति बदल रहे हैं ताकि दुनिया के दूसरे देशों से लोग लाए जाएं, बसा दिए जाएं। कई देशों में जहां आबादी का बढ़ना कम हुआ है या नेगेटिव हुआ है, वहां सरकार को खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। जापान में बुजुर्गों की संख्या ही बढ़ती जा रही है, नौजवान घट रहे हैं। युवाओं का प्रतिशत जहां ज़्यादा होता है, वो लोग कमाते हैं ज़्यादा और टैक्स देते हैं। लेकिन जापान में आबादी घटने के कारण सरकार के पास टैक्स संग्रह घटा है। इस वजह से बुजुर्गों की योजनाओं पर असर पड़ रहा है, मुश्किल हो रहा है। यह भी एक एंगल है। फ्रांस का अखबार है ला मोंड। इसने अपने एक लेख में लिखा है कि फ्रांस में 26% लोग 60 साल से ऊपर के हैं। 2040 तक 3 में से 1 व्यक्ति 60 साल से ऊपर का होगा। इससे आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भयानक तरीके से बढ़ जाएंगी। यह एक टाइम बम के समान है। जो बुजुर्ग हैं उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। ऐसा होना हमेशा अच्छा नहीं होता। आने वाले वर्षों में 27 से 37 लाख लोग पेंशन पर निर्भर होंगे, इसलिए पेंशन देना मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने कई भाषणों में डेमोग्राफिक डिविडेंड का जिक्र किया है। आर्काइव से निकाल कर सुनिए तो। लेकिन जैसे ही महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती है, वे जनसंख्या विस्फोट पर शिफ्ट कर जाते हैं। दूसरी ताकत है डेमोग्राफिक डिविडेंड। जिस देश के पास 35 से कम उम्र के 65% नौजवान हो, इससे बड़ा उद्देश्य, इससे बड़ी क्या संपदा हो सकती है। और तीसरी बात, डिमांड। पूरा विश्व भारत की तरफ नजर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत ज्यादा डिमांड है। ये तीनों चीजें किसी एक देश के पास हो, ऐसा आज दुनिया में कहीं नहीं है। और इसी सामर्थ्य के आधार पर, इसी शक्ति के भरोसे भारत नई ऊंचाइयों को पार करेगा, ये मेरा विश्वास है। क्या भारत इस स्थिति में पहुंचा है कि वह इसका लाभ भी उठा सके? भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा तो हैं। क्या हम इसका लाभ उठाने से चूक गए? अतीक अहमद को मारने वाले लवकेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह को बेरोजगार बताया जा रहा है। इस पर मेरी थ्योरी थोड़ी अलग है। अर्थशास्त्र में इसे मान्यता अभी नहीं मिली है, मगर है अलग। जिन युवाओं को धर्म का नशा हो गया है, कुछ हथियार वगैरह उन्हें दे दिया गया है, गालियां देने की आदत डाल दी गई है, जुलूस में जाने का काम मिल गया है, उन्हें बेरोजगार नहीं कहना चाहिए। इसे भी काम की मान्यता दीजिए। नफरत एक कारोबार है और ये उस कारोबार में काफ़ी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। ज़रूर पारंपरिक नौकरी के हिसाब से कितने युवाओं को नौकरी मिलती है, उनके पास रोजगार है, इसका आधिकारिक और विश्वसनीय आंकड़ा तो होना ही चाहिए। काम ही नहीं, कमाई का भी होना चाहिए। पता चला काम तो मिल गया मगर कमाई घट गई है। हाल के ही वीडियो में हमने दिखाया कि जो अपना रोजगार कर रहे हैं उनकी कमाई 2019 की तुलना में 2023 में कम है। इतना ही कमा रहे हैं जिससे जी सके। उपभोक्ता आर्थिक सर्वे का एक आंकड़ा हाल में आया है। इससे यही बात निकल कर आई है कि जो सबसे गरीब तबका है उसकी प्रति व्यक्ति आय 50% कम हो गई है। जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी प्रति व्यक्ति आय 30% कम हो गई है। जो अमीर है यानी अपर मिडिल क्लास है उसकी आय 10% से कम बढ़ी है। यानी आबादी के बड़े हिस्से की कमाई घट गई है। ये सब आंकड़े बता रहे हैं कि भारत कम कमाई वाला देश बनता जा रहा है। यहाँ गरीबी के दो रूप हैं। एक गरीब वो है जो कमाता नहीं है, दूसरा गरीब वो है जो इतना ही कमाता है कि गरीब बना रह जाता है, किसी तरह पेट काट कर जी पाता है।
अर्थशास्त्री जोंद्रेस का कहना है कि 2014-15 से लेकर 2020-21 के दौरान कंस्ट्रक्शन मजदूरों की कमाई 0.2% ही बढ़ी है। अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुपात में देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन मजदूरों की कमाई नेगेटिव हो गई है। पिछले 8 साल में भारत के स्तर पर वास्तविक मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह कोई साधारण बात नहीं है। अंडा बेचने वाले, फल सब्जी बेचने वाले और अपनी मेहनत मजदूरी कर कमाने वाले लोगों की कमाई घटती जा रही है। आबादी को लेकर उलझन तो बहुत है। साधु संत अपने महाधिवेशनों में 5 बच्चे पैदा करने की अपील करते हैं, वहीं राज्य सरकारें पंचायतों में कानून बना देती हैं कि जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं चुनाव नहीं लड़ सकते। ये ठीक नहीं है। एक तो आरएसएस को बच्चा दान करो और दूसरा पंचायत चुनाव भी न लड़ पाओ। मुझे लगता है कि यह उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिन्होंने अपना विवेक दान कर दिया है, सोचने समझने की शक्ति का सत्यानाश कर दिया है। उनके लिए ये स्कीम ठीक नहीं है। कोचिंग संस्थानों के प्रति मेरा नजरिया लगातार बदलता जा रहा है। ये ना हो तो भारत के युवाओं की जवानी कोचिंग क्लास से बाहर कटने लग जाएगी। कोचिंग संस्थानों ने करोड़ों युवाओं को 3-4 साल के लिए अपने संस्थानों में पैक कर लिया है। उसके बाद जब इनकी जवानी गुजर जाती है तब फिर इन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है। वहां से निकलकर इनमें से कुछ युवा अपना कोचिंग संस्थान खोल लेते हैं। यह चक्र अपने आप में रोजगार का बड़ा साधन बन चुका है। कोचिंग के मालिकों को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उससे पहले इन्हें सूर्योदयी उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। इससे बड़ा ढोंग यह नहीं हो सकता। किसी कोचिंग से पढ़कर कोई आईएएस बनता है, कैबिनेट सचिव बनता है और कोचिंग के लिए कुछ नहीं करता है। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू अखबार में आए दिन विज्ञापन छपता है जिसमें रिटायर आईएएस और आईपीएस कोचिंग संस्थानों से जुड़े नजर आते हैं। क्या कमाल का चक्र है ना। आईएएस बनने के लिए कोचिंग, आईएएस से रिटायर होने के बाद कोचिंग। यूपीएससी में 700-800 सीटें होती हैं। इतनी सी सीटों के लिए 6.5 लाख उम्मीदवार परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा में बैठना भी भारत में एक काम है। इसके नाम पर भारत के युवा कई साल तक बैठे ही रह जाते हैं। आबादी का बड़ा हिस्सा कमा नहीं पा रहा है, कमा रहा है तो बहुत कम कमा रहा है। उससे अपील की जा रही है कि वही 5 बच्चे भी पैदा करे ताकि 2 या 3 बच्चों को हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, राष्ट्र की रक्षा के लिए और उसके अलावा गुरुकुल के लिए दान दे सके। एक तरफ इस टाइप की अपील है और दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्रामेबाजी। तय कर लीजिए कि आबादी रोकनी है या आरएसएस के लिए बच्चे पैदा करने हैं। फिलहाल सेलिब्रेशन टाइम लगता है आने वाला है। प्लानिंग शुरू कर दीजिए। बाबा लोगों को घर बुलाकर बच्चों को दान देना शुरू कर दीजिए। इतना सीरियस होकर ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। हंसना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।